जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर दोस्तों। और आपके लिए एक तूफानी ऑफर चल रहा है, 30% का ऑफर। इस ऑफर में एनरोल करिए फटाफट अपने आप को। अनअकैडमी लाइट के साथ जुड़िए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टॉप 50+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर। टॉप एडिबिलिटी टॉप बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं। नए बैचेस याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बैच कब आता है? हम अपना बैच लाते हैं सुबह 11 बजे। जनरल अवेयरनेस का बैच हमारा मॉर्निंग 11 AM पर आता है डेली। साथ में 10 एडुकेटर जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें मेरे दोस्तों आपके लिए हैं। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन इस समय एक तूफानी ऑफर चल रहा है आपके लिए, 30% तक का ऑफ है। सभी सब्सक्रिप्शन पर ध्यान रखिएगा। SSC में चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? S किशोर की नियुक्ति हुई है। बाकी जितने नाम हैं ये सब भी बड़े काम के हैं। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और इस समय टेबल टेनिस फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमुख पद पर हैं। दिनेश पी सकलानी की जब बात करते हैं तो ये NCERT में जिम्मेदारियां देख रहे हैं। NCERT में मनोज आहूजा कभी हुआ करते थे CBSE में, इस समय छिब्बर में हैं। प्रदीप कुमार जोशी कभी UPSC में हुआ करते थे, इस समय मनोज सोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको नियुक्त किया गया है एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख के तौर पर सेबी के द्वारा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन सेबी के द्वारा किया गया था। इस कमेटी के प्रमुख के तौर पर किसकी नियुक्ति है? आंसर कर दीजिए फटाफट। सही जवाब क्या है? तो यहां पर रागीव जुड़ चुके हैं, फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, पिछले सवाल का था। इस सवाल का सही जवाब क्या है? अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच, जी महालिंगम, वी बाला सुब्रमण्यम, आशीष चौहान। जितने भी नाम है बड़े काम के हैं। जितने भी नाम दिया आपके सामने यहाँ पर बड़े ही काम के नाम है। तो आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या मेरे दोस्तों? रफ्तार के साथ जवाब दीजिए, सही जवाब क्या है? जी महालिंगम बिल्कुल सही जवाब है। जी महालिंगम करेक्ट आंसर है। जी महालिंगम बिल्कुल सही जवाब। जी महालिंगम परफेक्ट जवाब है। अजय त्यागी फॉर्मर सेबी चेयरमैन, इस समय माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी की पहली फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, पहली महिला चेयरपर्सन है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है। ध्यान रखिएगा, नाम शॉर्ट में लिख दिया है। तो सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। वी बाला सुब्रमण्यम, इस नाम को याद रखिएगा, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इंडिया INX, इंडिया INX की जब बात करते हैं तो उसके चेयरमैन हैं ये इस समय। इंडिया INX के चेयरमैन हैं, नाम याद रखिएगा। साई किरण गौड़ भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आशीष चौहान किस स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख के तौर पर चुने गए हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आशीष चौहान कौन से स्टॉक एक्सचेंज में, किस स्टॉक एक्सचेंज में चेयरपर्सन के तौर पर चुने गए हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE के प्रमुख CEO के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। बिल्कुल सही जवाब है साई किरण का यहाँ पर। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स, मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और NIEDU नेशनल इंटीग्रिटी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दो संस्थाओं ने एक MOU साइन किया है नागालैंड गवर्नमेंट के साथ, किसी बैंक के साथ मिलकर। तो ये MOU साइन किया गया है जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पढ़ाई किसी न किसी कारण से रुक गई है, उन्हें वापस एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए और वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। कौन सा बैंक है, किस बैंक के साथ? फटाफट आंसर करिए, सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से सही जवाब क्या है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से संबंधित कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं। एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। चलें आपको समझाएं इसके बारे में सारी जानकारी। असम राइफल्स देश की पुरानी, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। हेडक्वार्टर शिलोंग में है, मेघालय। मेघालय में एक जगह है माउसिन राम, सबसे वेटेस्ट प्लेस बताई गई है विश्व की। ठीक है भाई, बारिश सबसे ज़्यादा होती है। DG इस समय प्रदीप चंद्र नायर हैं। अब बात करते हैं नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका मेन
मकसद क्या है, एजुकेशन की तरफ सोसाइटी को ले जाना, जो भी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है भाई। एक्सिस बैंक, NIEDO, असम राइफल्स मिलकर नागालैंड में, नागालैंड पर अभी आधारित एक मूवी आई थी, आपने देखी भी होगी शायद से, अनेक। नागालैंड में मेरे दोस्तों ये जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं इनको एजुकेशन और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने के लिए एक MOU साइन किया गया है। एक्सेलेंस सेंटर को ओपन किया जा रहा है। देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अमिताभ चौधरी इस समय CEO हैं। आगे बढ़ें, एक और बात बता दें आपको, एक्सिस बैंक से संबंधित कई दूसरी खबरें भी हैं जो बड़ी काम की हैं। जैसे सिटी बैंक के सारे बिजनेसेस को, सिटी बैंक जो है इसके सभी बिजनेसेस को एक्वायर किया गया है। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। अगली बात, सिटी बैंक के सभी बिजनेसेस को एक्वायर किया गया है, किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। आगे बढ़ें, IPE ग्लोबल के साथ, IPE ग्लोबल, इसके साथ एक्सिस बैंक ने $150 मिलियन का एक MOU साइन किया है देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के नज़रिए से। और भी कई ऐसे वन लाइनर्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है एक्सिस बैंक से संबंधित। देखिए कौन सा बैंक है, अभी अभी मैंने बताया, सवाल आ गया, जिसने MOU साइन किया है $150 मिलियन का विद IPE ग्लोबल टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाओं को दुरुस्त करने के नज़रिए से कौन से बैंक ने IPE ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। हर्ष और साई बिल्कुल सही जवाब आपका, एक्सिस बैंक करेक्ट आंसर। एक्सिस बैंक की जब चर्चाएं होती हैं, अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं। अमिताभ चौधरी क्या है दोस्तों? CEO हैं इस संस्था के, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। ओलंपिक्स खेल से संबंधित जागरूकता को फैलाने के नज़रिए से इस प्रकार का पहला प्रोग्राम भारत में कौन से स्टेट में शुरू किया गया? मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और वो कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया? तो भारत में पहली बार इस प्रकार का कोई प्रोग्राम हुआ है, कौन सा स्टेट है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा से संबंधित कई दूसरी भी खबरें हैं जो बड़ी काम की हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, लेकिन MSME अवार्ड की जब चर्चाएं करते हैं हम, MSME अवार्ड फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज मेरे दोस्तों इसी स्टेट को मिला है। अगले सवाल की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित एक रैंकिंग आई है, इसमें भी नंबर 1 पायदान पर उड़ीसा ही है। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते। जतिन भी आ चुके हैं हमारे साथ। जतिन मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लेकर आपको अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल वन लाइनर के तौर पर बहुत सारी बातें हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, इनके द्वारा मेरे दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई राज्य में। इस राज्य में मेरे दोस्तों 2 बड़ी सिटीज़ हैं, 2 स्मार्ट सिटीज़ की जब बात करते हैं तो एक भुवनेश्वर, एक राउरकेला, वहीं से फर्स्ट फेज़ की शुरुआत की गई है। 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी उड़ीसा में ही आयोजित किया जाएगा, ये भी जानिएगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर्स आपके सामने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है, तो बता दीजिए फटाफट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 सेशन जो है ये कौन से शहर के द्वारा होस्ट किया जाएगा? दूसरी बार भारत में ये सेशन होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? ये सारे वन लाइनर्स हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, सारी जानकारी आपके सामने है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 2023 का सत्र जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जियो कन्वेंशन सेंटर में। ये कन्वेंशन में ये जो सत्र है मेरे दोस्तों भारत में दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 1983 में जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तब हुआ था दिल्ली में। ये दूसरा सत्र है जो भारत में आयोजित होगा। ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लाउजने में है, लाउजने स्विट्जरलैंड में आता है। आगे बढ़े, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख का नाम थॉमस बाक है। क्या नाम है? थॉमस बाक। और नरेंद्र ध्रुव बत्रा क्या अभी भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं? ये आपके सामने सवाल है। ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी प्रमुख थे, हट गए अब, इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, CBI की जांच चल रही थी। क्या अभी भी ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में प्रमुख के पद पर बने हुए हैं? आपके सामने सवाल, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।
अगला सवाल, व्हाट इज इंडियाज रैंक, भारत की रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी बताई गई है? तो इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? आंसर कर दीजिए फटाफट। सही जवाब क्या है? 136, 101, 54, 71 या फिर इनमें से कोई सही जवाब नहीं। बिल्कुल सही जवाब 54 इज द करेक्ट आंसर। 54 आंसर सही है। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाए कि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग या पिछली रैंकिंग में भारत कौन से पायदान पर था, तो पिछले रैंकिंग में दोस्तों भारत का रैंकिंग जो था वो था 46। देखिए 136 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है, 101 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 54 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, 71 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्यालय कोलोगनी में है, स्थापना 1971 की है। एक वार्षिक सम्मेलन होता है जो विश्व आर्थिक मंच से संबंधित है, जो हर वर्ष होता है। इस बार भी कहाँ पर हुआ? दावोस में। टाउन है ये दावोस, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ग्रैब द 54th पोजीशन इन ओवरऑल रैंकिंग डाउन फ्रॉम 46। देखिए पिछली बार की जब बात करते हैं तो 46वीं रैंकिंग थी भारत की, जो कि इस बार घटी है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जिसकी रैंकिंग निकाली गई है 117 बताए गए हैं। कौन सा कंट्री नंबर 1 पर रहा है? तो मैं दोस्तों जापान जो है वो नंबर 1 पायदान पर रहा है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर स्पेन, चौथे पर फ्रांस और पांचवें पर जर्मनी। कई बार आपके टॉप 5 कंट्रीज के बारे में पूछ लिया जाता है, इस नज़रिए से आपके लिए काम का है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में इंडेक्स से संबंधित सवाल आता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो वर्ल्ड, क्रिप्टो इंडेक्स है ना, क्रिप्टो एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें बड़ी ही चर्चाओं में रहती हैं और इस समय ये सब रफ्तार के साथ भारत में भी पांव पसार रहे हैं। आपको ये भी पता होगा 2022-23 के बजट में हमारे वित्त मंत्री के द्वारा देश में खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात भी कही थी, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है। 2023 में डिजिटल करेंसी मार्केट में उतर जाएगी। क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आपके लिए इस सवाल का महत्वता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है और पहली बार पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया है किसी क्रिप्टो लेंडर के द्वारा। तो क्रिप्टो लेंडर जिसका नाम है नेक्सो, इसने विश्व का पहला क्रिप्टो बैग्ड पेमेंट कार्ड भी मार्केट में उतार दिया है। कंपनी का नाम याद रखेगा, नेक्सो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये जो नेक्सो क्रिप्टो लेंडर है, इसने कौन सी ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ मिलकर इस पेमेंट कार्ड को लॉन्च किया है? ये सब कंपनियां हैं जो कि पेमेंट गेटवे कंपनियां, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, बिट इंक। सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट बताइए। रफ्तार के साथ में दोस्तों जवाब दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? और साई किरण, करेक्ट आंसर मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड में दोस्तों ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। सीईओ माइकल मिबाक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय पाल सिंह बंगा भारतीय मूल के हैं। इससे पहले वही सीईओ हुआ करते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस संस्था के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि नए कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता है। इसके पीछे कारण था डेटा स्टोरेज से संबंधित नियमों का उल्लंघन। लेकिन वापस अपने आप को उस नियमों के दायरे में आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर से पाबंदी हटा ली है। सेम ऐसा ही मेरे दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर से भी किया गया है। अभी हाल में ही अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर से भी पाबंदियों को हटाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई देश का पहला, विश्व का पहला, फर्स्ट कंट्री, वो पहला कौन सा कंट्री है जिसने क्रिप्टो को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाया है? लीगल टेंडर के तौर पर पहली बार कौन सा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया, बिटकॉइन को अपनाया? तो उस कंट्री का नाम है एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर ये मेरे दोस्तों लीगल टेंडर के तौर पर अपने करेंसी जो है वो बिटकॉइन को अपना चुका है। दूसरे कंट्री के बारे में आपसे कोई पूछे सेकंड कंट्री कौन सा भाई, तो सेकंड कंट्री जो था वो था क्यूबा। क्यूबा सेकंड, दूसरा देश था मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। आपसे कोई पूछे जो अपनी करेंसी है सीबीडीसी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है भाई, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी ये कौन से टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है।
दिमाग में इन सारी बातों को रखना ज़रूरी है। ऐसे कई दूसरे देश हैं जिन्होंने अपनी अपनी करेंसी डिजिटल करेंसी मार्केट में उतार दी है, जैसे ई नायरा के बारे में आप सुनते होंगे। ई नायरा ये नाइजीरियन करेंसी है, ई नायरा। अगली बात करें ई नायरा के अलावा ब्रिट क्वाइन सुना होगा आप लोगों ने, ब्रिट क्वाइन ये ब्रिटेन की डिजिटल करेंसी है। तो इन करेंसीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से काम के हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला सवाल, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो यहाँ से कई दूसरे सवाल बड़े ही काम के हैं जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से हैं। आप एक बार फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। राइट नाउ आई एम ऑडिबल? साई किरण, मंटू, चलिए थैंक यू। और यहां पर हर्ष वर्मा का सवाल है कि ई नायरा क्या है? ई नायरा क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ई नायरा है ये डिजिटल करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? डिजिटल करेंसी। तो याद रखिएगा ये डिजिटल करेंसी है नाइजीरिया की। कहाँ की? नाइजीरिया की। ठीक है भाई, डिजिटल करेंसी है नाइजीरिया की। ओके, आगे बढ़े, चलें अगले सवाल पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड? तो न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 31st समिट ऑफ नेटो, नेटो का 31वां सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? नेटो में कुल कितने मेंबर कंट्री हैं? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसके प्रमुख का नाम क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं। वन लाइनर के तौर पर छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, जैसे बैंक के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं आप, तो 40 सवाल आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस में, 40 जीए के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े आसान से होते हैं, बहुत ही आसान होंगे। इसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे दोस्तों जो हर किसी की बस की बात नहीं होती, जिन्होंने पढ़ा होगा वही कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 और 15 अगर देखा जाए तो 25। दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। और जो बाकी 15 बचे हैं, तो इसी नज़रिए से जब आप लोग जीए का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन पर लुढ़क जाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, बवाल काट देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो
नेटो का 31वां सम्मेलन ब्रुसेल्स में ही हुआ था, यहीं पर इसका मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी है। नेटो की जब चर्चाएं करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री की संख्या कितनी है भाई? 30। ठीक है, कई दूसरे देश हैं जो नेटो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, ये सब नेटो में शामिल होने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नेशनल डॉल्फिन डे किस दिन अनाउंस किया गया है, किस दिन इसे मनाए जाने की अनाउंसमेंट की गई है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित मेरे दोस्तों कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक डे भी अनाउंस कर दिया गया है। साई किरण, हर्ष, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? साई किरण, हर्ष, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? साई किरण, हर्ष, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा दिन है भाई? तो 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाए जाने की घोषणा की गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अब डॉल्फिन की जब बात करते हैं तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन हैं हमारे देश में मेरे दोस्तों जो पाई जाती हैं, इनसे संबंधित एक सेंचुरी, तो देश की पहली फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी की जब बात करेंगे हम लोग, देश की पहली डॉल्फिन सेंचुरी की जब बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? वो बिहार में किस स्थान पर? बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, भागलपुर में। और आपसे कोई पूछे देश का पहला फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो वो पटना में है। सेंटर कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे वो कहाँ पर है भाई? पटना में। पटना जहाँ की राजनीति थाली के बैगन के जैसे हो चुकी है इस समय। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा दिमाग के नज़रिए से। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 22 मार्च जो है मेरे दोस्तों, 22 मार्च, ये बिहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बिहार दिवस। इस बार बिहार ने 110वां फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेट किया है। 8 अक्टूबर को मेरे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, IAF, इंडियन एयरफोर्स डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है, विश्व विद्यार्थी दिवस होता है। 16 अक्टूबर की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड डे होता है, विश्व खाद्य दिवस होता है। तो सारे दिन जो हैं बड़े काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, डेज पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, जितनी बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा नेवल शिप है? उस नेवल शिप के बारे में जानकारी दीजिए जो कि जिसे हाल में ही प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से निम्नलिखित में से वो कौन सा नेवल शिप है जिसे भाई सम्मानित किया गया? तो वो है INS वालसुरा। क्या नाम है? INS वालसुरा, इसको सम्मानित किया गया था, INS वालसुरा को। INS वालसुरा को। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हु इज द प्रेजेंट इंडियन नेवी चीफ? इस समय इंडियन नेवी चीफ का पद किसके पास है? तो भारतीय नौसेना का जो चीफ है वो किसके पास, कौन है भाई? तो वो है R हरिकुमार। R हरिकुमार इज द करेक्ट आंसर। 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़े। अभी हाल में ही खबर सुनी हुई आपने, देश का पहला फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर मेरे दोस्तों, और नाम क्या दिया गया है? पुराना वाला नाम है उसका, वो नाम है INS विक्रांत। 2 सितंबर को ये देश में शामिल हो जाएगा, नेवी में शामिल हो जाएगा INS विक्रांत। एग्जाम की नज़र से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 76% ऑफ द टोटल पार्ट जो इसमें लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे, वो भारत में ही निर्मित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए बड़े काम का है, आपको बताना है नेवी डे कब होता है भाई। तो मैंने अभी आपको जानकारी दी कि इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सही जवाब क्या है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है?
इंडियन नेवी डे में दोस्तों 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 4 दिसंबर को नेवी डे, 27 जुलाई को सीआरपीएफ डे और 1 दिसंबर को बीएसएफ डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारे डेज हैं जो कि किसी न किसी तरह से संबंधित है मेरे दोस्तों सेना से या फिर अर्धसैनिक बल से। ठीक है भाई, बढ़े आगे, चलें अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आईसीएआई से संबंधित। आईसीएआई की जब बात करते हैं, हु इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो मेरे दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया। करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है, अजय भूषण पांडे, शांति श्री डी पंडित, एम जगदीश कुमार, देवाशीष मित्रा, दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या है सही जवाब, करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन है, तो देवाशीष मित्रा जो हैं एकदम परफेक्ट आंसर है। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देवाशीष मित्रा को आईसीएआई का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। जब हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो नेशनल सीए डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये जो नेशनल सीए डे ऑब्जर्व किया जाता है मेरे दोस्तों 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सीए डे। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एसबीआई डे होता है, 1 जुलाई को जीएसटी डे होता है, डॉक्टर्स डे होता है और कई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 ही जुलाई को ऑब्जर्व किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बाकी जो नाम है इनको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। अजय भूषण पांडे की जब चर्चाएं करते हैं, अजय भूषण पांडे इस समय एनएफआरए में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए के प्रमुख हैं। शांति श्री डी पंडित जो हैं मेरे दोस्तों, ये जेएनयू की पहली महिला चांसलर हैं, फर्स्ट वीसी हैं फीमेल, फर्स्ट फीमेल वीसी हैं, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों जेएनयू में। एम जगदीश कुमार पहले जेएनयू में थे, अब उनको यूजीसी में नियुक्त कर दिया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के प्रमुख हैं, एनसीईआरटी के प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स बड़े ही काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नियुक्तियां हैं, ये आपके एग्जाम का हिस्सा बन जाते हैं, सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल सीए डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल सीए डे के बारे में बात कर चुके हैं। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 2 फरवरी को क्या होता है भाई, वेटलैंड डे होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। देश में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड डे, देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट, अगर आपसे कोई पूछ ले देश की टोटल रामसर साइट के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी संख्या 75 है। देश में टोटल रामसर साइट की संख्या में दोस्तों 75 है, ध्यान रखिएगा। देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इस समय कितने हैं, तो देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट की संख्या 75 हो चुकी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के नज़रिए से मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बार 11 और वेटलैंड साइट्स को ऐड किया गया और ये 11 और जो वेटलैंड साइट्स हैं और वेटलैंड साइट हैं, इनको जोड़ने के बाद देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, टोटल रामसर साइट में दोस्तों देश में पहुंच गए हैं देश में टोटल रामसर साइट की संख्या 75 हो गई। ठीक है भाई, देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट 75 हो गए, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। कन्वेंशन ईरान के शहर रामसर में हुआ था। कन्वेंशन जो हुआ था मेरे दोस्तों वो ईरान के शहर रामसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कन्वेंशन ईरान के शहर रामसर में हुआ था, जो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इस बार एक सवाल बना देगा। 28 फरवरी को साइंस डे होता है। 3 मई की जब बात करते हैं तो इस दिन प्रेस फ्रीडम डे होता है। प्रेस फ्रीडम डे इम्पॉर्टेंट डे है। भारत की रैंकिंग 150 पहुंच गई है प्रेस फ्रीडम में। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है। 1 जून को कौन सा दिन होता है दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को।
याद रखिएगा। आगे बढ़ें। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, जेल वानी FM 18.77 रेडियो चैनल कौन से सेंट्रल जेल में शुरू किया गया, किस शहर के सेंट्रल जेल में शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इंदौर में। तो ये जेल वानी FM जो है मेरे दोस्तों, इसे इंदौर में शुरू किया गया था। याद रखिएगा किस शहर में? इंदौर में। तो रफ्तार के साथ सेशन में बने रहिए, सेशन को शेयर करिए दोस्तों। करेक्ट आंसर इंदौर है। अगला सवाल, एंटी स्मगलिंग डे 11 फरवरी को 11 फेब को कौन से ट्रेड एसोसिएशन या फिर मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो एंटी स्मगलिंग डे में दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, आपको इसकी जानकारी देनी है। एंटी स्मगलिंग डे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, आपको ये बताना है। एंटी स्मगलिंग डे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो एंटी या फिर किस ट्रेड एसोसिएशन? तो ट्रेड एसोसिएशन में दोस्तों फिकी 1927 का 1927 का ट्रेड एसोसिएशन है। याद रखिएगा 1927 का ट्रेड एसोसिएशन है दोस्तों फिकी। और जब हम चर्चा करते हैं इसके, इस समय प्रमुख जो हैं उनका नाम है संजीव मेहता। तो संजीव मेहता जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के भी प्रमुख हैं। याद रखिए सारी बातें बड़ी ही काम की हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों फिकी 1927 की स्थापना, संजीव मेहता इसके प्रमुख हैं, HUL के CEO MD हैं। आपको बताना है एंटी स्मगलिंग डे, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं, फिकी के द्वारा अनाउंस किया गया है। अगला सवाल, भारत का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कौन से भारतीय राज्य में सेटअप किया गया? आंसर करिए फटाफट। सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है? भोपाल, मिर्ज़ापुर, खांडवा, पुणे या फिर नासिक? तो करेक्ट आंसर है खांडवा। अगला सवाल, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास है? तो ये मंत्रालय किसके पास है? निम्नलिखित में से वो कौन है जिनके पास ये मिनिस्ट्री है? आंसर करिए फटाफट। सही जवाब क्या है? तो रफ्तार के साथ में दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है फटाफट बता दीजिए। सही जवाब क्या है? आंसर कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री किसके पास है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है ये किसके पास है? आंसर करिए। हर्ष वर्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेटवर्क का इशू था कुछ, वो रिजॉल्व हो चुका है। नेटवर्क का इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई, वापस चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास है? ये मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके पास है? RK सिंह के पास है। RK सिंह के पास मेरे दोस्तों पावर मिनिस्ट्री भी है, पावर मिनिस्ट्री भी है। ये मंत्रालय भी RK सिंह के ही पास है।
आरा से सांसद हैं बिहार में, ध्यान रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास आयुष मंत्रालय भी है, आयुष मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भी इन्हीं के पास है। अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स अफेयर, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। और अश्विनी वैष्णव मेरे दोस्तों रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। रेल के अलावा इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट के बारे में जानकारी दीजिए जिसने इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आंसर करिए फटाफट, बता दीजिए वो कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया गया है। उस राज्य का नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है, वेस्ट बंगाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, आंसर करेगा। विच स्टेट, वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स स्मॉल स्टेट कैटेगरी में टॉप किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में दोस्तों पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक थिंक टैंक है। बेंगलुरु बेस्ड एक थिंक टैंक है। ठीक है भाई, थिंक टैंक है, याद रखिएगा। इसके द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिलीज किया गया। कौन सा शहर छोटे शहरों में, कौन सा राज्य छोटे राज्यों में, तो सिक्किम जो है मेरे दोस्तों वो छोटे राज्यों में नंबर 1 पर है। गोवा की जब बात करते हैं तो ये फूड सेफ्टी इंडेक्स जो आता है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 4th एडिशन में छोटे राज्यों में नंबर 1 पायदान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल पर। साई किरण बोल रहे हैं ला गणेशन जो हैं इनको वेस्ट बंगाल में जिम्मेदारी दे दी गई है गवर्नर की, बिल्कुल अतिरिक्त प्रभार है। ला गणेशन वैसे और कौन से स्टेट के गवर्नर हैं, आंसर करिए फटाफट। ला गणेशन और कौन सा दूसरा राज्य है जहाँ के गवर्नर हैं, मणिपुर, मिजोरम, कहाँ के गवर्नर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला सवाल, MSME डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, निम्नलिखित में से वो कौन सा दिन है जिस दिन MSME डे ऑब्जर्व किया जाता है। MSME डे निम्नलिखित में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही जवाब, मणिपुर करेक्ट आंसर है। और मणिपुर से ही देश का पहला जूडो जो है उसमें देश को पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी हुआ है जूडो का, अंडर 18 में पहला गोल्ड मेडल मिला है। बच्ची का नाम 15 वर्ष की बच्ची है, तूफान मचा दिया है, इतिहास रच दिया देश में उन्होंने। सही जवाब क्या है, 27 जून, 27 ऑफ जून को MSME डे होता है। याद रखिए 27 जून को MSME डे होता है, एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। 29 जून की जब बात करें तो स्टैटिस्टिक डे होता है। 1 जुलाई GST डे होता है। 16 जनवरी को क्या होता है भाई, 16 ऑफ जनवरी को क्या होता है, फटाफट बताइएगा। 27 जून करेक्ट आंसर है। 27 जून को होता है। 29 जून को तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, नेशनल स्टैट डे, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हु इज द प्रेजेंट MSME मिनिस्टर, बहुत ही सरल है, नारायण राणे। शिवसेना से कूद के बीजेपी में पहुंचे और इस समय बीजेपी काबिज है। ठीक है जी, गठबंधन से। हर घर जल गोवा, बिल्कुल सही जवाब। हर घर जल में भी छोटे राज्यों में मेरे दोस्तों गोवा, या फिर राज्यों में ही बात करें तो गोवा सबसे पहले। तो उड़ीसा की चर्चाएं कर रहे थे। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है नेशनल MSME अवार्ड्स 2022 में, और यहीं का एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में तीसरे पायदान पर आया। आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हमारे देश में हो गया है, कब से, किस पर्टिकुलर डेट से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, आंसर करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत में निम्नलिखित में से कौन से डे से, कौन से दिन से प्रतिबंध लगा है। इकतीस जुलाई, 31 जुलाई से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से, 15 अगस्त से, 2 अक्टूबर से, तो 1 ऑफ जुलाई से, 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लगा है। 1 जुलाई से ही प्रतिबंध इम्पोज किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही। स्वागता घोष, मोस्ट वेलकम बच्चे, स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट
हैज़ अनाउंस्ड अ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो 2022 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या आपको लगता है कि देश में प्रतिबंध सही में लग चुका है? क्या आप मार्केट में जाते हैं तो आपको प्लास्टिक नहीं मिलता है, प्लास्टिक ढूंढने से भी नहीं मिलता है, ऐसा है आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। जाइए, झगुआ भर के प्लास्टिक मिलेगा आपको मार्केट में, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अभी भी प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है, वो भी कड़ाई से। और केंद्र सरकार तो नहीं आएगी, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको ये प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन ओशियंस कॉन्फ्रेंस 2022, इससे मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से शहर में जून 27 से शुरू किया गया था? तो यूएन ओशियंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्तों ये लिस्बन में शुरू हुआ है। कहाँ पर? लिस्बन में। लिस्बन कहाँ की कैपिटल सिटी है? पोर्चुगल की, ठीक है जी, पोर्चुगल की कैपिटल सिटी है। यहाँ पर फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर एंटोनियो कोस्टा चुने गए हैं, दोबारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने गए हैं। भारत से उनका कोई ना कोई संबंध है ना। और एक बार जब कौन सा सम्मेलन होता है जिसमें भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, दिमाग से निकल जा रहा, उसमें भी चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 में दोस्तों लिस्बन में शुरू हुआ, और इस कॉन्फ्रेंस को पुर्तगाल के साथ साथ में केनिया के द्वारा को होस्ट किया गया है। जून 27 से जुलाई 1 तक इसका आयोजन किया गया था। ऐसे सम्मेलन आपके एग्जाम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों की नज़र इस पर नहीं रहेगी। बच्चे आमतौर पर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या उनके सामने तक ये खबर नहीं आती है। आगे, रशिया के द्वारा मेरे दोस्तों इस्कंदर एम मिसाइल, ये जो इस्कंदर एम मिसाइल है, मिसाइल सिस्टम, इसको निम्नलिखित में से कौन से कंट्री को सप्लाई किया जा रहा है? चाइना, पाकिस्तान, टर्की, बेलारूस, सीरिया। सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर करिए। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसको सप्लाई किया जा रहा है इस्कंदर एम मिसाइल? तो इस्कंदर एम मिसाइल मेरे दोस्तों बेलारूस पड़ोसी देश है, और रशिया के साथ भी है। यहाँ पर भी तानाशाही शासन है, डिक्टेटर है यहाँ पर, और इस कंट्री को रशिया सप्लाई कर रहा है। आगे बढ़े, चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा टेलीवाइज्ड ब्रॉडकास्ट में बताया गया था 25 जून को कि रशिया जो है ये सप्लाई करेगा बेलारूस को कौन सी मिसाइल? इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम्स। इस तरह से मेरे दोस्तों एक प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है यूक्रेन पर और पश्चिमी देशों पर। आगे, निम्नलिखित में से वो कौन है जो कि नए नीति आयोग सीईओ के तौर पर नियुक्त किए गए? तो नीति आयोग के नए सीईओ के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? फटाफट आंसर करिए, सही जवाब क्या है? स्वागता घोष बी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। एनके सिंह, अच्छा पुराने सवाल का जवाब दिया आपने। तो नए सीईओ कौन है? तो करेक्ट आंसर है परमेश्वरन अय्यर, बी, डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वरन अय्यर बिल्कुल सही जवाब है। परमेश्वरन अय्यर नए चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किए गए हैं। अमिताभ कांत को उन्होंने रिप्लेस किया है। अमिताभ कांत लगभग 6 सालों से मेरे दोस्तों इस पद पर विराजमान थे। ये तीसरे नीति आयोग सीईओ हैं, यानी कि सबसे पहले शेंदुश्री खुल्लर, फिर अमिताभ कांत और इस समय परमेश्वरन अय्यर। निम्नलिखित में से वो कौन है जो टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस कर चुके हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूनाइटेड नेशन में? संयुक्त राष्ट्र की जब चर्चाएं करते हैं तो वहां पर भारत की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम टीएस त्रिमूर्ति था। अब इस समय कौन है? निम्नलिखित में से सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब फटाफट दीजिए। करेक्ट आंसर है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज बिल्कुल सही जवाब है। रुचिरा कंबोज एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम तूफानी जवाब। आगे बढ़े। रुचिरा कंबोज जो कि करंटली इंडियन एम्बेसडर थी, कहां पर? भूटान में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कहां की एम्बेसडर थी इस पद पर बनने से पहले, तो भूटान में थी। 1987 की विमेंस टॉपर रह चुकी हैं सिविल सर्विसेज की, ये भी ध्यान रखेगा। फॉरेन सर्विसेज इन्होंने ऑप्ट किया। अगले सवाल में चले आपको लेकर, वो कौन सा कंट्री है जो कि देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 2021-22 में बताया गया है? 2021-22 का भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा कंट्री? करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब जो है मेरे दोस्तों वो है अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूएस इज द करेक्ट। एक्सपोर्ट के मामले में भी सबसे बड़ा अमेरिका ही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जब बात करते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बताया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं इस समय। ये सारे आंकड़े बताए गए हैं भाई, कितना व्यापार बढ़ा है। देश का पहला फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनका बॉडी सूट तो बहुत भारी होता है, लेकिन वहाँ पर भी मेरे दोस्तों योगा किया जा सकता है। और ये पहला, विश्व का पहला योगा बॉडी सूट फॉर एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, तैयार किस संस्था के द्वारा किया गया है? बार्क, CSIR, इसरो, DRDO या फिर पतंजलि? करेक्ट आंसर क्या है? तो मेरे दोस्तों इनमें से 5 में से कोई ऑप्शन सही है या फिर कोई भी जवाब सही नहीं? आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैं एक और नया ऑप्शन जोड़ दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब बताइए फटाफट। तो मेरे दोस्तों नन ऑफ दीज, यहां पर कोई भी जवाब सही नहीं है। तो नन ऑफ दिस सही है क्योंकि इसे तैयार किया है एम्स दिल्ली ने, एम्स दिल्ली के द्वारा इसे तैयार किया गया है, ठीक है। तो एम्स के रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया। देखिए, एम्स दिल्ली एक्सपर्ट्स हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट दैट विल अलाउ एस्ट्रोनॉट्स टू परफॉर्म योगा इन स्पेस। एक्सेप्शनल खबर है, एक्सेप्शनल खबर है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बैंक प्रो पर। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब दे दीजिए। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व? जून 20, जून 21, जून 23, जून 27, जून 29। करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, जून 20 को तो होता है रिफ्यूजी डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है? रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। जून 21 को होता है योगा डे। 23 ये ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो यही जवाब सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? जून 23। जून 27 को मेरे दोस्तों MSME डे मनाया जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे। 29 को नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, PC महालनोबी साहब के जन्मदिन पर। तो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, सारे डेज आपके सामने विस्तार पूर्वक बता दिए गए हैं। होप सो आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। यहाँ पर हमारे साथ सौरी भट्टाचार्य भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने बच्चे यहाँ पर सेशन में जुड़े हुए हैं इस समय। अगले सवाल पे चलें। देखिए, UN पब्लिक सर्विस डे, इसे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन टारगेट क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन को एक तरह से रिकग्नाइज करना, लोगों में, आम जनता में इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जागरूकता फैलाना कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स हैं। ठीक है भाई। अब इसी अवसर पर यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मो बस सर्विस, ये जो मो बस सर्विस है, ये मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित की गई है। कौन से भारत की राज्य की सर्विस है? 2018 में इस सेवा को शुरू किया गया था। किस इंडियन स्टेट में? जवाब दीजिए। हाँ, 29 जुलाई को टाइगर डे होता है। मो बस सर्विस कौन से भारतीय राज्य की एक सेवा थी, स्टेट अथॉरिटी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? सही जवाब जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित एक एग्जाम में सवाल बनने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है एक सवाल बन जाएगा। ठीक है भाई। मो बस सेवा उड़ीसा की सेवा है। आगे बढ़ें, जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में। उड़ीसा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये जो कंपनी है CRUT, करेक्ट अथॉरिटी, इसके द्वारा इस सेवा को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। मेन टारगेट क्या था? स्मार्ट टेक्नोलॉजी को और सेफ ट्रांसपोर्टेशन को महिला राइडर्स जो हैं उनके लिए प्रमोट करना, महिलाओं के लिए प्रमोट करना। इसको UN पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल, MSME अवार्ड NFSA रैंकिंग में नंबर 1 पर ये मो बस सर्विस सब उड़ीसा की ही हैं, याद रखिएगा। पहला फर्स्ट अवार्डी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की फर्स्ट अवार्डी के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, लेटेस्ट मैंने नहीं पूछा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ पहले अवार्डी के बारे में। अब सभी के बारे में जान लेते हैं। 57th पुरस्कार जो दिया गया, ये कोंकणी भाषा में लिखते हैं, कोंकणी भाषा में लिखते हैं। 2021 का अवार्ड लेटेस्ट इन्हीं को दिया गया है।
नीलमणि फुकन जूनियर को 2020 का अवार्ड दिया गया था, एक साथ ही दिया गया था दोनों लोगों को। ये असमीज पोएट हैं, असमिया भाषा में कवि। अमिताभ घोष पहले अंग्रेजी के लेखक, फर्स्ट इंग्लिश ऑथर, पहले इंग्लिश ऑथर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2018 में। शंकर कुरूपा फर्स्ट अवार्डी, पहले अवार्डी कौन है भाई? शंकर कुरूपा पहले अवार्डी, ये सही जवाब है। फर्स्ट अवार्डी शंकर कुरूपा है। ठीक है भाई। अभी हाल में ही व्यास सम्मान दिया गया है, देश में सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कोई पूछे तो आप बोलेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 2019 में इनको मिला था, कोविड-19 के टाइम पर इनकी मृत्यु हो गई। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। अभय मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस समय। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त, स्वागत है आपका। कैसे हैं? रफ्तार के साथ बने रहिए सेशन में, सेशन को शेयर करिए। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? NMCG। हमारे देश में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा के शुद्धिकरण के लिए देश में बहुत काम हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही ये सारा काम हो रहा है मेरे दोस्तों। वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की भी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको पता होगा। हर घर जल योजना भी उसी मिशन के अंतर्गत आता है। मिशन डायरेक्टर जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के कौन है? रितेश चौहान है, राजीव रंजन मिश्रा, जी अशोक कुमार, चिंतन वैष्णव, सौरभ गर्ग। कौन है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट रफ्तार के साथ जवाब दीजिए। साई किरण बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जी अशोक कुमार। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही जवाब है, जी अशोक कुमार बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अभी जी अशोक कुमार साहब जो हैं ये मिशन डायरेक्टर हैं और इन्होंने देश में ये जो गंगा रेजुविनेशन का और जो रिवर्स का मॉडल तैयार किया है, नया नाम दे दिया है अर्थ गंगा। याद रखिएगा, क्या दिया गया है? अर्थ गंगा नाम दिया गया है इसे, अर्थ गंगा नाम दिया गया। नया नाम, पूरे मॉडल जो रेजुविनेट किया जा रहा है देश में नदियों को, ठीक है जी, इकोनॉमी से उसे रिलेट किया जा रहा है, तो नया नाम दिया गया है। रितेश चौहान जो हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY से जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन मिश्रा फॉर्मर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा डायरेक्टर थे। चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके मिशन डायरेक्टर हैं। और सौरभ गर्ग UIDAI से संबंधित है, UIDAI से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच स्टेट टॉप्स पब्लिक अफेयर इंडेक्स इन स्मॉल स्टेट कैटेगरी? पहले बता चुके हैं, सिक्किम के द्वारा टॉप किया गया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक थिंक टैंक है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बताया जाता है कि सरकारी योजनाओं को सही तरीके से बेनिफिशियरीज तक सबसे अच्छे तरीके से किस राज्य में पहुंचाया जा रहा है। तो केरल मेरे दोस्तों बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है। वो कौन सा कंट्री है जो कि मेडल टैली में 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में नंबर 1 पर है? तो मेडल टैली में नंबर 1 पायदान पर कौन सा कंट्री रहा? बीजिंग ओलंपिक्स। अब देखिए, विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो समर ओलंपिक से कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी बात, 2022 का विंटर ओलंपिक जो है ये तो चाइना में हुआ। 2026 का कहाँ पर होगा? 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनके अनाउंसमेंट हो चुके हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किए जा चुके हैं। 2023 में भारत के मुंबई शहर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पर इन सब मसलों पर चर्चा की जाएगी। 2026 का विंटर ओलंपिक दोस्तों देखिए लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ये हो रहा है इटली के मिलान शहर में। 2030 का विंटर ओलंपिक दोस्तों जापान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? जापान में आयोजित किया जाएगा। नंबर 1 पर जो कंट्री था वो है नॉर्वे। कौन सा कंट्री है? नॉर्वे। तो नॉर्वे नंबर 1, मेडल टैली में नंबर 1 पायदान पर नॉर्वे रहा था। ठीक है भाई, अब आपसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि समर ओलंपिक के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी इस प्रकार के खेल आयोजन होंगे इनके बारे में एक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फ्यूचर में कहाँ पर होने वाले हैं। 2024 में मेरे दोस्तों पेरिस में होगा, फ्रांस में। 2028 की जब बात करते हैं तो ये LA में होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में। 2032 की जब चर्चाएं करते हैं तो समर ओलंपिक्स का आयोजन मेरे दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में होगा। तो एग्जाम में इस प्रकार का एक सवाल पक्का पूछा जाता है। तो आपके सामने आने वाले समय में
विंटर ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, समर ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, इसकी सारी जानकारी दे दी गई है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, पूछे सवाल जा सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, जो भी नए बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपसे बता देते हैं 1 तारीख को शाम को 5 बजे आपके लिए जीए मेंस मॉक आएगा, यानी कि 1 सितंबर से हम 5 PM पर आपके लिए शेड्यूल कर रहे हैं, और शाम को 8 बजे मेरे दोस्तों हम आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लाएंगे। तो ये 2 सेशन आपके लिए अब कंटिन्यू रहेंगे बैंक प्रो चैनल पर, ठीक है भाई। तो 1 तारीख से शाम को 5 बजे जरूर मिलिएगा, आपके लिए ज़बरदस्त सवाल आ जाएंगे। एक्स धर्मा गार्जियन 2022, ये एक्सरसाइज भारत और कौन से कंट्री के बीच में आयोजित की जाती है। एक्स धर्मा गार्जियन भारत और कौन से कंट्री के बीच में आयोजित की जाती है। यहाँ पर अविनाश बोल रहे हैं लाइक कर दिए सर जी, धन्यवाद मेरे दोस्त। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्जियन 2022 कहाँ पर आयोजित की जाती है, किसके साथ, जापान के साथ आयोजित हुआ, और कहाँ पर, कर्नाटक में हुआ। कहाँ पर आयोजन हुआ दोस्तों, कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। देखिए, देश में हर घर तक बिजली पहुंचाने के नज़रिए से सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में, ठीक है भाई। उस योजना के ही अंतर्गत बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों को विद्युतीकृत किया जा रहा है, बिजली पहुंचाई जा रही है। देश में सबसे ज़्यादा सोलर बेस्ड सिस्टम के माध्यम से किस राज्य में बिजली दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है राजस्थान, 4th ऑप्शन सही है। सीएम अशोक गहलोत हैं, गवर्नर यहाँ पर कलराज मिश्रा जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ से। निम्नलिखित में से वो कौन है जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI में इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के प्रमुख के तौर पर निम्नलिखित में से किसको चुना गया। सही जवाब दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब है गीता मित्तल। देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन से संबंधित सवाल पूछा जाए तो गीता मित्तल। टीटी से संबंधित वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको 2021 का खेल रत्न भी दिया गया था। 2020-21 में खेल रत्न भी दिया गया था। मनिका बत्रा नाम याद रखिएगा, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी है। मनिका बत्रा जानी मानी खिलाड़ी है। वो कौन सा कंट्री है मेरे दोस्तों, विश्व का पहला देश है जिसने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि UAVs को सिविलियन एयर स्पेस में ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। जवाब दीजिए, सिविलियन स्पेस में ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। फटाफट आंसर करिए। वो देश है इजराइल। इजराइल करेक्ट आंसर दोस्तों, इजराइल। इस समय यहां पर प्रधानमंत्री के पद पर कौन है, PM कौन है, फटाफट बताइएगा। PM के पद पर कौन है। नवंबर में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, फिर देखते हैं किसको सत्ता मिलती है। प्रेसिडेंट तो इसैक हेरजोग है। प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो उनका नाम इसैक हेरजोग है। प्रेसिडेंट इसैक हेरजोग है, याद रखिएगा। करेंसी न्यू शेकल है। न्यू शेकल ये करेंसी है, न्यू शेकल करेंसी है। संसद का नाम खूब चर्चाओं में रहा, नेसेट। नेसेट जो है संसद का नाम है। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब अविनाश का आ चुका है, यार लिपिड। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर आपका, यार लिपिड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छी बात है बच्चे। वो कौन सी कंपनी है जिसका हमारे देश में डिजिटल पेमेंट सेक्टर में पेनिट्रेशन के मामले में सबसे ज़्यादा है, ये कॉमस्कोर रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। उस कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए जो कि कॉमस्कोर रिपोर्ट के हिसाब से देश में डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एकदम बवाल काट रही है, तूफानी है, नंबर 1 पायदान पर है। कंपनी का नाम क्या है? फोन पे, भारत पे, पेटीएम, पेयू, गूगल पे। सेशन को लाइक करते जाइए दोस्तों। सही जवाब है पेटीएम। पेटीएम बिल्कुल दुरुस्त, सही, पेटीएम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो भाई कौन सी कंपनी? टेक अ ब्रेक कैंपेन। ये टेक अ ब्रेक कैंपेन जो है ये निम्नलिखित में से कौन से सोशल नेटवर्किंग जायंट का कैंपेन था भाई? कौन से सोशल नेटवर्किंग जायंट का? भाई सुबह से शाम आप इंस्टा से चिपके रहते हैं, फोटो अपने अपलोड करते रहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है। तो इसी ने टेक अ ब्रेक कैंपेन की शुरुआत की थी इंस्टाग्राम में ही। ओके, अगला सवाल, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है? सही जवाब दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है? रफ्तार के साथ सही जवाब दे दीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, यही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलोगनी में है। कहाँ पर है? कोलोगनी में इसका मुख्यालय है। एक और बात बता दें आपको, एक और जानकारी दे दें आपको, दावोस में इसका एनुअल समिट हुआ था। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 54 है। नंबर 1 की जब बात करते हैं तो नंबर 1 पर जापान है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर स्पेन, चौथे पर फ्रांस, पांचवें पर जर्मनी। अगले सवाल पर, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी? सरकारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं मेरे दोस्तों, उनमें और गुणवत्ता बढ़ाने के नज़रिए से मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है सरकार ने। और वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जिसके द्वारा $47 मिलियन का सपोर्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में? सही जवाब दे दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक। अविनाश बिल्कुल सही जवाब आपका मेरे दोस्त, वर्ल्ड बैंक एकदम करेक्ट आंसर है, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई दूसरे प्रोजेक्ट भी देश में शुरू किए गए हैं, जैसे रैम्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैम्प, जैसे रिवॉर्ड, बहुत ही काम का है रिवॉर्ड, रैम्प, रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट, स्ट्राइव, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े ही काम के हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। एग्जाम में इनमें से एक सवाल आना पक्का है, एक सवाल पक्का आएगा। वर्ल्ड बैंक में इंदरमीत गिल, कौन? इंदरमीत गिल, इंदरमीत गिल की नियुक्ति हुई है, किस लिए? चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर। और आईएमएफ में केवी सुब्रमण्यम, अभी सुब्रमण्यम साहब नियुक्त हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट बड़े काम के हैं, ठीक है भाई। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बैंगलोर बेस्ड इन डेफी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जब आप सुनते हैं तो एडवाइज़र के तौर पर इस संस्था के द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? वो जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, भारत पे में इस समय चेयरमैन के पद पर हैं, एचएसबीसी एशिया में भी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर हैं, लार्सन एंड टोब्रो में भी सेंट्रल बोर्ड में है। बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं इस समय वो। आंसर करिए फटाफट। सर एनडीबी में कितनी कंट्री ऐड हुआ है? अविनाश पूछ रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने देश ऐड हो चुके हैं? अविनाश, एनडीबी की जब बात करते हैं तो इसमें तो पहले वो ब्रिक्स 5 कंट्री तो हैं ही, ब्रिक्स 5 कंट्री हैं ही, इसके अलावा 4 और देश ऐड हुए हैं, 4 और कंट्रीज ऐड हो चुके हैं। साथ साथ में ईरान और अर्जेंटीना, इन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है और इन्होंने भी अप्लाई किया है कि वो भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं। तो इसे सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभय मिश्रा एकदम तूफानी आंसर दे रहे हैं। रजनीश कुमार एकदम बवाली जवाब, बहुत अच्छी बात है। रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो अविनाश, सारी डाउट क्लियर हो गए? आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है। अगर सब कुछ सही लग रहा है एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर मुझे समझ आ गया जो आपने बताया, ठीक है भाई। अब ये देखिए, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कुमार जो हैं इस समय एचएसबीसी एशिया पैसिफिक में है, एलएनटी इन्फोटेक में है, हीरो मोटोकॉर्प में है, भारत पे में चेयरमैन है और इस संस्था में एडवाइज़र के तौर पर भी नियुक्त हैं। देखिए कितनी जिम्मेदारियां देख रहे हैं। ये देखिए सरकारी संस्थाओं से उच्च पद, बड़े पदों से रिटायर होने के बाद बहुत डिमांड बढ़ जाती है। वो कौन सी ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप है जिसके द्वारा मेरे दोस्तों पार्टनरशिप के तौर पर किया गया है? पार्टनरशिप की गई है किसके साथ? IATA के साथ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ,
पेमेंट प्लेटफॉर्म एयरलाइन इंडस्ट्री हमारे देश में लॉन्च करने के लिए, एयरलाइन इंडस्ट्री सेक्टर में यानी कि सिविल एविएशन क्षेत्र में पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के नज़रिए से मेरे दोस्तों एक पार्टनरशिप की गई है निम्नलिखित में से कौन से बैंकिंग ग्रुप के द्वारा? IATA के साथ। आंसर करिए फटाफट। नो आइडिया सर। तो सही जवाब है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। क्या नाम है भाई? स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप जो है ये बी आंसर सही, जिसका मुख्यालय मेरे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। वो कौन सा बैंक है, वो कौन से दो कंट्रीज है? देखिए सवाल यहाँ पर पूछा, वो कौन से दो कंट्री हैं जो कि ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा मेरे दोस्तों ईरान और अर्जेंटीना जो है, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है जी, NDB का हिस्सा बनने के लिए। अगला सवाल, वो कौन से कंट्रीज हैं जिनके द्वारा, वो कौन सा कंट्री जिसके द्वारा ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट को होस्ट किया गया है? तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट को होस्ट निम्नलिखित में से कौन से कंट्री के द्वारा किया गया? फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई इसका फॉरेन मिनिस्टर्स मीट चाइना में ही इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है। ये जो ब्रिक्स है मेरे दोस्तों, इस बार 2022 का सम्मेलन चाइना में ही होस्ट हो रहा है। तो जो भी सम्मेलन होंगे इससे संबंधित सब चाइना में ही होंगे। जो भी सम्मेलन होंगे सब कहाँ पर होंगे? चाइना में ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और वो कौन से साउथ एक्टर हैं जिनको मेरे दोस्तों आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है मेंबर ऑफ क्लास ऑफ 2022 ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ये वही संस्था है जो कि ऑस्कर अवार्ड देती है। कमल हसन, विजय सेतुपति, विजय थलपति, सूर्या, फैजल फजल। तो डी आंसर सूर्या बिल्कुल सही जवाब है। सूर्या इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये बॉलीवुड एक्टर काजोल और तमिल एक्टर सूर्या, इनकी एक मूवी जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है अभी, नाम बताइएगा नेशनल अवार्ड किस मूवी को मिला है? नेशनल अवार्ड किस मूवी को मिला है? फटाफट बताइएगा, सही जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कितने महीनों के लिए, कितने समय के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है? 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 3 मंथ्स के लिए। यूरेनियम माइनिंग रिजर्व्स हैव बीन फाउंड रिसेंटली, कहाँ पर मिले? यूरेनियम माइनिंग रिजर्व्स हैव बीन फाउंड रिसेंटली इन विच स्टेट? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सुराई पोत्रू बिल्कुल सही जवाब। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अविनाश अरुणाचल प्रदेश जवाब दे रहे हैं, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी बात है। पेमा खांडू सीएम है, गवर्नर बीडी मिश्रा है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की गई? वो कौन सा इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया? सही जवाब दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब है मेरे दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है।
तो नीति आयोग के द्वारा इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, वो कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा इस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज किया गया। ग्रेडिंग की जा रही है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इस डिजिटल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, सेकंड आंसर यहाँ पर एकदम सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है। ये इंडेक्स रिलीज किया गया, बताया गया कि भाई जयपुर में राजस्थान का ही एक सीकर और झुंझुनू ये टॉप पर रहे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से। सांग्री ला डायलॉग एशिया सिक्योरिटी समिट कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट की गई, सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सही जवाब है सिंगापुर। सांग्री ला डायलॉग जो है ये सिक्योरिटी समिट बोली जाती है एशिया की। इसकी शुरुआत मेरे दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत इसकी हुई है वर्ष 2002 के करीब, तो 2002 के करीब इसकी शुरुआत हुई है। 19th सांग्री ला समिट है ये। इसे IISS ये यूके का एक थिंक टैंक है और सिंगापुर गवर्नमेंट मिलकर ऑर्गेनाइज करती है। उस एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दीजिए जिसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के तौर पर कैटेगराइज किया गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा। तो मैं दोस्तों उस एयरपोर्ट का नाम है बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसे आप कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, कैंपेगौड़ा के नाम से जानते हैं। अविनाश कुमार धन्यवाद। डेली शाम को 5 बजे मिल सकते हैं। दिलीप साहू जुड़ चुके हैं, सर जी हमें जीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों डिस्कस करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। दिलीप साहू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको ये पता चल पाता है कि किस प्रकार के सवाल अगले वर्ष बन सकते हैं। उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा, उनके जैसे सवालों को बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर डिस्कस करने के बाद आपको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बेंगलुरु में है और इसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया और साउथ एशिया में अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA का मुख्यालय कहाँ पर है जिसके द्वारा ये सारे डेटा रिलीज किए जाते हैं। तो सही जवाब में दोस्तों कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल है और यहीं पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI का भी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में ही। यहीं पर मेरे दोस्तों वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलें। बिजिएस्ट एयरपोर्ट के बारे में कोई पूछे, विश्व का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार 2022 में वो है पहला वाला हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट। सिंपल याद रखिएगा, एटलांटा एयरपोर्ट जो है ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। अगला सवाल, ACI का मुख्यालय कहाँ पर, अभी बताया मैंने मॉन्ट्रियल में। एयरपोर्ट से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं वो उनके मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा SMB साथी उत्सव लॉन्च किया गया। हमारे देश में स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के नजरिए से एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, किसके साथ मिलकर, जोश टॉक के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर, जोश टॉक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। जोश टॉक एक ऐसा मंच जहां पर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपनी जर्नी अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, अपनी मेहनत के बारे में बताते हैं। एक मोटिवेशनल शो है, आप भी देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो सारी जानकारी देखिए। व्हाट्सएप इंडिया कहाँ पर इसने इस इनिशिएटिव का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जयपुर में। कहाँ पे लॉन्च किया, देखिए पायलट प्रोजेक्ट जयपुर में लॉन्च किया गया है। किसके साथ कोलैबोरेशन में, जोश टॉक के साथ मिलकर। अगला सवाल, आपके सामने यहाँ पर एक ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका है, आपके पास 30% तक का ऑफ चल रहा है। कोड यूज करना है कि आपको BPM10, मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है और ये 10 लगा देंगे तो आपके लिए ये ऑफर BPM10, ये कोड यूज करिए, पाइए अप टू 30% तक का ऑफ बैंक एग्जाम और किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और टेलीग्राम चैनल क्या हमारा, GA बाई भास्कर सर, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये कोड यूज करिए और 10% नहीं अप टू 30% तक का ऑफ पाइए। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट्स क्रैक इट के साथ अनअकैडमी के साथ जुड़िए। 1 तारीख से आपको 5 बजे सेशन मिलेगा, जरूर जुड़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।